नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2024 का नया साल शुरू हो चुका है। आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हर नया साल अपने कंधों पर कुछ उम्मीदों को लेकर आता है और 2024 में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिनमें हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति भी समाई है, लोकतंत्र की मजबूती भी और विज्ञान का बल भी। जो बीत गई सो बात गई, वो रात गई, अब नई सुबह की बेला है। 2023 में जो सपने अधूरे रह गए थे, उनका हालचाल 2024 का साल लेगा। 1000 करोड़ लोगों के सपने और अरमान आखिरकार हिंदुस्तान के सपनों में समा जाते हैं। उन सपनों को उम्मीदों की आंखों में भरकर हिंदुस्तान ये देख रहा है कि 2024 में उसको करना क्या है। सबसे पहले तो 2024 की इस अल सुबह में हिंदुस्तान राम के उस धाम अयोध्या की तरफ देख रहा है, जहां 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके बाद हिंदुस्तान 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनावों का गवाह बनेगा, जिसमें करीब 100 करोड़ हिंदुस्तानी मतदाता ये तय करेंगे कि भारत भाग्य विधाता कौन हो सकता है। और इसी साल अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जबरदस्त छलांग की कहानी भी लिखी जाएगी, जिसके कारण कोई हिंदुस्तानी अंतरिक्ष की सैर करके लौटेगा और आसमां के पार वाली परी कथा सुनाएगा। एक विवाद जो 496 सालों से चला आ रहा था, उस विवाद का अंत इस साल के आरंभ से हो रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुलझा। अदालत का फैसला रामलला के पक्ष में गया, जिसके बाद मंदिर बनना यहां पर शुरू हुआ। अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। – 2024 सैकड़ों साल पुराने इतिहास की किताब में एक नया अध्याय लिखने का साल है, और वो नया अध्याय है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। 22 जनवरी को अविजित मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। अयोध्या पूरी तरह सज धज कर तैयार है। रामलला का विग्रह यानी मूर्ति तैयार है। मंदिर का वो हिस्सा और गर्भगृह भी तैयार है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आगंतुकों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि वाकई कोई परिंदा पर न मार सके। 2024 का ये साल अयोध्या में एक नए मंदिर के निर्माण का ही साल नहीं है, बल्कि 5 शताब्दी पुराने विवाद के खात्मे का भी साल माना जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। इस पर विवाद तो पहले दिन से रहा, लेकिन 1853 में
पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए। 1934 में बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका निर्माण करवा दिया। उसके 13 साल बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई। आजाद हिंदुस्तान में भी ये सवाल उठता रहा कि अयोध्या में राम मंदिर कब? 1949 में मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा मिली। हिंदू पक्ष का कहना था कि ये भगवान की स्वयंभू प्रतिमा है। इस घटना के 37 साल बाद 1986 में स्थानीय अदालत ने विवादित स्थल पर ताला खोलने का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद विवादित स्थल पर जाने के लिए आमदा थे। तब 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये मुद्दा अदालत और सियासत में चलता रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा रामलला को मिला। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और देने का आदेश दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बीजेपी के सबसे प्रमुख एजेंडे में रहा है। कोरोना के बीच ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था और अब मंदिर राष्ट्र को सौंपने जा रहे हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। हिंदुस्तान में राम आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में एक है, इसलिए खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से मिले निमंत्रण पत्र का विरोध नहीं कर पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। – 2024 का सबसे बड़ा दांव लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव से तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जीत की हैट्रिक को तोड़ पाएंगे या नहीं। नेहरू ने 1952, 57 और 62 में लगातार जीत हासिल की थी। पीएम मोदी भी 2014, 2019 जीतने के बाद 2024 की हैट्रिक के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। – 2023 के आखिरी दिनों में हुए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ा दी। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बल पर पूरे देश के मिजाज को भांपना आसान नहीं होगा। फिर भी तीनों हिंदी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत ने 24 के लिए उसके हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के चुनाव में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, या इसका विस्तार करें तो कह सकते हैं कि ये लड़ाई बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए बनाम कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की है। बीजेपी इस उम्मीद से भरी है कि 3 राज्यों में उसकी जीत लोकसभा चुनावों में उसकी जीत का इशारा कर रही है।
चुनावी साल में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए वोट निर्माण की बुनियाद बन सकता है और इन सबसे ऊपर बीजेपी सोचती है कि उसके पास मोदी की गारंटी है ना। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अपने इन्हीं 3 पत्तों को बीजेपी तुरुप का इक्का मान रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मुद्रा में दिखने लगे हैं। माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदी भाषा राज्यों में उसकी गहरी पेट है, जहां न कांग्रेस न ही दूसरे क्षेत्रीय दल बहुत असरदार दिखते हैं। बिहार में जरूर नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा दिख रहा है, लेकिन जिस तरह जेडीयू के अंदर ही घमासान मचा, वो बता रहा है कि विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गरीब समर्थक योजनाओं से महिलाओं में खासी लोकप्रियता बढ़ाई है। 2019 के चुनाव में 16 राज्यों में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इनमें से गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो 60% से भी ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। 50% से ज्यादा वोट यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से मिले। झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐसी ही जीत हासिल की थी। दरअसल 2019 में बीजेपी की जीत उसकी नई रणनीति का अंजाम थी कि विपक्ष चाहे जितना भी गठजोड़ कर ले, उसकी तोड़ 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लेना है। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के गठबंधन की हवा बीजेपी ने इसी फॉर्मूले से तब निकाल दी थी। बीजेपी को लगता है कि अब वोटर स्पष्ट जनादेश देने का पक्षधार रहते हैं। अगर इस बार भी बीजेपी जीत गई तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को छूने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बीजेपी मानकर चल रही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजय रथ को रोकने के मकसद से विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक बनाया, लेकिन इस ब्लॉक में कई पेच फंसे हैं। पहला पेच तो यह है कि सीटों को लेकर कोई दल 1 इंच पीछे हटने को नहीं दिखता। दूसरा पेच है कि अब तक इंडिया ब्लॉक को कोई संयोजक नहीं मिल पाया है। तीसरा पेच है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल एक दूसरे को गच्चा देने में ही जुटे हैं। इसकी झलक तब दिखी जब दिल्ली वाली बैठक में ममता ने बगैर कांग्रेस की राय जाने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार और इंडिया संयोजक के लिए नाम उछाल दिया। इतना ही नहीं, मीडिया को यह बात बता भी थी। और अब देखिए कि एक तरफ ममता ने खड़गे का नाम लिया और दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि चाहे जो हो जाए, पश्चिम बंगाल में तो 42 की 42 सीट वही लड़ेंगी। और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर लड़के 42 आसनों में कामयाब होने के लिए जो कदम उठाना चाहिए गणतांत्रिक प्रक्रिया पर, उसमें शामिल होके पार्टी का आगे बढ़ा लेना चाहिए। सहयोगियों के तेवर और कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी टकरा रही हैं कि इंडिया ब्लॉक में संभावनाओं का नया रास्ता ब्लॉक ही दिख रहा है। फिर भी कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये साल इस बात की बुनियाद रखेगा कि अब अंतरिक्ष में भी कोई हिंदुस्तानी जाएगा। 3 हिंदुस्तानियों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत अपने गगनयान मिशन में कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। 8, 7, 6, 5, 4. Should release main to deploy. 2014 इस बात को तय करने जा रहा है कि अंतरिक्ष की तरफ कदम बढ़ाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। 25 meters each. ऐसा पहली बार होगा कि 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे।
वो 3 दिन तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहेंगे। ये भारत के टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकली विकसित देश करके भारत बड़े पैमाने पे उभर करके आएगा, क्योंकि दुनिया में यूएस, रशिया और चाइना के सिवा किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम ये देखें कि भारत का खाली प्रोग्राम गगनयान मिशन भेजना नहीं है, सब्सिक्वेंटली भारत एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो ये स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें एक ह्यूमन मिशन को स्पेस में भेजने की जरूरत है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इसके लिए भारत ने 4 टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं, जिनमें बिना क्रू के पहला तो पिछले साल अक्टूबर में ही हो गया, दूसरा और तीसरा इस साल होने वाला है और चौथे में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। इससे भारत स्पेस में माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर डेटा कलेक्शन करेगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की नई तकनीक विकसित होगी और अंतरिक्ष की दौड़ में भारत का भी दबदबा बढ़ेगा। 2024 की बुनियाद पर ही कोई भारतीय अंतरिक्ष का साक्षी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।